हेलो ऑल ऑफ़ यू। इन लास्ट लेक्चर पे हमने स्टार्ट किए थे ईयर क्वेश्चन हमारे करीबन आपके 8 to 9 क्वेश्चंस हमारे हो गए हैं रे ऑप्टिक्स के, जिसका लास्ट क्वेश्चन हमने पढ़ा था कि सूक्ष्मदर्शी की विभेदन सीमा किन किन बातों पर निर्भर करती है। तो इसके लिए हमने आपको फॉर्मूला ड्राइव करवाया था। ओके, एंड आज के जो न्यू क्वेश्चंस हैं आपके इससे आगे रे ऑप्टिक्स के, तो वो है 2022। तो यहाँ पर आपने क्या फोकस करना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। आपका जब चैप्टर ख़त्म होता है तो जो भी आपके ईयर क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, ईयर क्वेश्चन यानी कि आपने अगर 10 ईयर्स के ईयर क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए तो आपका 80% जो बोर्ड एग्ज़ाम का पेपर आता है वो कंप्लीट हो जाता है। बस 20% एक्स्ट्रा होता है। तो ये हम जो तैयारी कर रहे हैं, अभी स्टार्ट की है, वो 80% के लिए कर रखी है। ओके, तो आज का जो न्यू क्वेश्चन है या फर्स्ट क्वेश्चन है, आप देख पा रहे होंगे अपनी स्क्रीन पे। 2022 में आपके पास क्वेश्चन आया है कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के लॉज कितने होते हैं। तो सबसे पहले तो हमें इसकी कंडीशन पता होनी चाहिए कि प्रकाश के अपवर्तन की कंडीशन क्या होती है। ठीक है, तो हमने ये पढ़ रखा है कि जब कोई भी रे जो होगी, अगर रे किसी मीडियम से कोलाइड करेगी, यानी कि हमने कहा कि हमने कोई एक रे को पास कराया जिसे आप इंसिडेंट रे बोलते हैं, तो इंसिडेंट तो ये क्या होगी ना, अपने पास से रिफ्लेक्ट हो जाती है। यानी कि अगर हम कहें कि जब कोई भी किसी भी माध्यम में कोई आपतित किरण हम पास करवाते हैं तो वो अपने मार्ग से क्या हो जाती है, विचलित हो जाती है। तो अपने पाथ से हटना ही हमारा क्या कहलाता है, रिफ्रैक्शन कहलाता है। क्लियर हो गया। अब इस पे क्या होता है ना, इसकी दो कंडीशन बनती है। अब ज़रूरी तो नहीं है कि हर बार वो एक ही मेथड को फॉलो करे। तो इसमें जब हम कह रहे हैं कि पाथ से रिफ्लेक्ट होता है, तो उस कंडीशन पे दो कंडीशन क्या बनती है, हमारे पास दो मीडियम होते हैं। एक होता है सघन माध्यम और एक होता है आपके पास विरल माध्यम, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं डेंसर और रेयर। ठीक हो गया। तो जब कोई भी किरण, याद रखना, जब सघन से विरल में जाएगी तो वो ये है हमारा नॉर्मल, तो अभिलंब से क्या होती है, दूर हटती, यानी कि फार अवे टू दी नॉर्मल। ठीक है, लेकिन जब आपकी विरल से सघन में जाएगी, यानी कि रेयर टू डेंसर जाएगी, तो उस कंडीशन पे ये क्या होती है, आपकी बैंड हो जाती है नॉर्मल की साइड पे। यानी कि ये कुछ इस टाइप से डायग्राम बनेगा। ठीक है, ये एंगल हमें पता है क्या होता है, इंसिडेंट, और ये एंगल क्या होता है, हमारा रिफ्लेक्टेड एंगल। ठीक है, तो इसमें सिर्फ हमें ये प्रोसेस नहीं पूछा है कि किस तरीके से होती है। आपसे जितना आपका क्या होता है ना, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में पैटर्न वाइज चलता है हमारा पेपर, तो जितना क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे वही आपने आंसर देना है। यहाँ पर आपने रिफ्रैक्शन के बारे में नहीं बताना है, आपने सिर्फ उसके लॉज बताने हैं। तो हमने क्या करे थे, 2 लॉज पढ़े। पहला क्या है, जो इंसिडेंट रे है, जो नॉर्मल है, और जो रिफ्रैक्टेड रे है, यानी कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों क्या होते हैं, एक ही तल पर होते हैं। मतलब आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों क्या होते हैं, एक ही तल पर होते हैं। दूसरा क्या होगा आपके पास, आपतन कोण का मान जो ज्या होगी, यानी कि इसके लिए जो मेन है आपका, ठीक है, इसके लिए जो मेन क्या है कि जो साइन आई होगा, ठीक है, आपतित कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या, यानी कि साइन आर, इसकी वैल्यू हमेशा एक कांस्टेंट के बराबर होगी। इस कांस्टेंट का नाम होता है आपका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, जिसे हिंदी में बोला जाता है अपवर्तनांक। क्या बोला जाता है, अपवर्तनांक। क्लियर है। ठीक, तो ये आपका मेन है सेकेंड लॉ, जिसे हम एक नाम से और जानते हैं, स्नेल का नियम। अगर आपके पास स्नेल का नियम आता है तब भी आपने इसको ही डिफाइन करना। तो यही हम क्या करेंगे, इंग्लिश में भी देखेंगे। तो क्या कहा गया है, देखो आपसे, राइट द लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। तो रिफ्लेक्शन के लॉ क्या होते हैं, अभी आपको बताया था मैंने। जो आपके पास इंसिडेंट रे है, जो रिफ्रैक्टेड रे है और जो नॉर्मल है, ये तीनों लाई करेंगे सेम प्लेन पे, मतलब एक ही प्लेन होगा तीनों रेस का। ठीक है, एंड सेकेंड आपके पास क्या है, फॉर एनी टू मीडिया एंड फॉर लाइट ऑफ द सेम कलर द रेशियो ऑफ द साइन ऑफ द एंगल ऑफ इंसिडेंट, यानी कि साइन एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड साइन एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड, या जो भी है आपका इसमें, यानी कि रिफ्लेक्शन। ठीक, तो इन दोनों की वैल्यू का रेशियो हमेशा क्या आएगा, एक कांस्टेंट आएगा, और इस कांस्टेंट को हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। ओके, और इस लॉ को, जो सेकंड लॉ है, इसको हम क्या कहते हैं, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द स्नेल्स लॉ, यानी कि इसे स्नेल। तो ये क्वेश्चन आपका अगर स्नेल नियम करके आए तब भी आपने यही राइट करना है, और अगर आपके पास अपवर्तन के नियम आए तब भी आपने यही राइट करना है।
तो आई होप आपको पहला क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, मैं बहुत बारीकी से चल रही हूँ बेटा कि एक एक क्वेश्चन को आपने बहुत फोकस करना है, क्योंकि फिज़िक्स में क्या होता है ना, पैटर्न आपका वही रहता है, बस क्वेश्चन को थोड़ा सा बैंड करके पूछते हैं वो, यानी कि घुमा के पूछते हैं, तो बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। तो आपने देखना है कि क्वेश्चन में कहा क्या जा रहा है और आप क्या आंसर दे रहे हो। ठीक है, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है 2016 एंड 22 में आपका क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, रिपीट होते हैं बहुत बार क्वेश्चन, ये तो मैंने आपका अभी 22 तक ही ले रखे हैं, अभी इसमें ऐड करेंगे हम जब न्यू आपके मॉडल स्टार्ट हो जाएंगे, मार्केट में आ जाएंगे तो। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या 2022 का जो क्वेश्चन है वो क्या है, क्रांतिक कोण से आप क्या समझते हैं, वाई डू यू अंडरस्टैंड बाय द क्रिटिकल एंगल, एंड यह अपवर्तनांक से किस प्रकार संबंधित है, हाउ इज रिलेटेड टू रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। तो आपने सिर्फ क्या बताना है, क्रिटिकल एंगल की डेफिनेशन बतानी है क्रांतिक कोण की, और साथ में सिर्फ इसके साथ रिलेशन बताना है, इस रिलेशन को प्रूफ नहीं करना है आपने, वहाँ पर आपने सिर्फ रिलेशन बताना है कि क्या रिलेशन होता है। तो 2 मार्क्स में ये क्वेश्चन होगा, क्रांतिक कोण से आप क्या समझते हैं, आप सिर्फ यही करके आते हैं तो आपको 1 मार्क्स मिलेगा, और अगर आप कंप्लीट करते हैं तो फिर 2 मार्क्स। प्रूफिंग नहीं करनी है, सिर्फ रिलेशन बताना है कि किस तरीके से कनेक्टेड है। तो क्रांतिक कोण से आप क्या समझते हैं, तो देखो इसमें हमने ना एक टॉपिक है हमारे उसमें पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन की कंडीशन क्या होती है, जब कोई किरण किसी सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, यानी कि अभी हमने देखा कि जब डेंसर टू रेयर जाएगी, रे जो रे है वो डेंसर टू रे जाएगी तो वो फार अवे टू नॉर्मल होती है, यानी कि अभिलंब से दूर हटती है। अब सीधी बात है, देखो ऐसे हमने रखा हुआ है, जैसे जैसे आप इंसिडेंट एंगल को बढ़ाओगे, सपोज यही हमारी इंसिडेंट रे है, तो जब आप क्या करोगे, इस इंसिडेंट एंगल को बढ़ाओगे तो सीधी बात है रिफ्लेक्टेड एंगल की वैल्यू भी बढ़ेगी। अब देखो ये है, अब आप इसको बढ़ा रहे हो, इस एंगल को बढ़ा रहे हो, ये बढ़ा रहे हो ना, तो नीचे से रिफ्लेक्टिव एंगल की वैल्यू भी क्या हो रही है आपकी, देखो बढ़ रही है। ठीक है, और एक कंडीशन ऐसी आएगी कि जो आपके पास अपवर्तन वाली रे है, यानी कि रिफ्लेक्टेड रे है, वो इसके क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी, या हम ये कहेंगे कि ओवरलैपिंग करना स्टार्ट कर देगी। तो ओवरलैपिंग करने स्टार्ट करेगी तो ये रे आपकी कहाँ पहुँच गई, मिड पे। तो ये जब हमने इसको एंगल को बढ़ाया तो ये यहाँ पर आपके पास कितने डिग्री का एंगल बना दिया इसने, 90 डिग्री। तो एक ऐसा एंगल जिस पे इंसिडेंट एंगल की वैल्यू 90 डिग्री हो जा रही है, रिफ्लेक्टेड एंगल की वैल्यू 90 डिग्री हो जा रही है, तो उसी इंसिडेंट एंगल को हम कौन सा एंगल कहते हैं, क्रिटिकल एंगल कहते हैं। आया समझ में। यानी कि अगर मैं सिंपली बोलूँ कि जब कोई किरण किसी सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो वो अभिलंब से दूर हटती है, और अभिलंब से जैसे जैसे हम आपतित किरण के मान को की वैल्यू को बढ़ाते हैं वैसे वैसे अपवर्तन कोण का मान भी बढ़ने लगता है, और एक विशेष आपतन कोण पर अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाता है। इस विशेष आपतन कोण को ही हम क्या कहते हैं, अपवर्तन कोण कहते हैं। क्लियर हो गया। ठीक, अब इसमें सिर्फ रिलेशन पूछा है, तो रिलेशन हमारा होता है रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, यानी कि अपवर्तनांक बराबर होता है 1 में साइन आई सी मतलब ये क्रिटिकल एंगल है। ठीक है ना, तो सिर्फ आपने रिलेशन बता के आना है, इतना ही लिख के आओगे तो आपको 1 मार्क्स मिल जाएंगे। क्लियर है। तो रिलेशन क्या है, अपवर्तनांक बराबर 1 साइन, ये होता है हमारा क्रिटिकल एंगल यानी कि क्रांतिक कोण। क्लियर है। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा देखेंगे इसे, क्या है आपके पास, देखो सेम क्वेश्चन है ना, तो यहाँ पर आपके जो इंग्लिश वाले हैं, इंग्लिश में देखेंगे डेफिनेशन को कि द एंगल ऑफ इंसिडेंट इन द डेंसर मीडियम ऑफ अ रे रिफ्लेक्ट फ्रॉम अ डेंसर मीडियम टू अ रेयर मीडियम, मतलब डेंसर से वो रेयर में जाएगी यानी कि सघन से विरल में जाएगी, तो उस कंडीशन पे वो क्या करेगी, आपका 90 डिग्री एंगल को अचीव करेगी। तो वही 90 डिग्री एंगल को जब अचीव कर लेती तो उस समय जो इंसिडेंट एंगल होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, उसका क्रिटिकल एंगल बोलते हैं। ठीक है, और क्रिटिकल एंगल होने के बाद इसके पास जो इसका जो रिलेशन होता है वो क्या होता है, अभी आपको मैंने बताया था n बराबर 1 साइन आई सी। आपने इसकी प्रूफिंग नहीं करनी है, आपने सिर्फ इसको बता के आना है फॉर्मूले को। क्लियर है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखते हैं। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है ये। ठीक, मैं कम क्वेश्चंस ले रही हूँ, क्वांटिटी कम कर रही हूँ क्वेश्चंस की, जिससे आपको ईजिली समझ में आए, क्योंकि अभी है काफ़ी टाइम है हमारे पास। अगर हम इसी तरीके से भी रोज़ के 3 और 4 क्वेश्चंस करेंगे तो हम आराम से अपनी प्रिपरेशन को अच्छी कर सकते हैं। ठीक है,
तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 2022 में, फिर अगेन क्वेश्चन है लेंस की क्षमता का सूत्र व मात्रक लिखिए। ये देखिए अभी हमने जो फर्स्ट लेक्चर था, फर्स्ट लेक्चर में भी हमारा यही आया था, यूनिट ऑफ पावर ऑफ अ लेंस। ठीक है, मैं दिखा देती हूँ आपको। देखिए 2019 में ये क्वेश्चन आया हुआ था, व्हाट इज़ द एसआई यूनिट ऑफ अ लेंस पावर। वही है सेम, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या है। तो यहाँ पर मात्रक के साथ साथ आपको फॉर्मूला भी पूछा है और साथ साथ में एक न्यूमेरिकल को भी ऐड किया है। इसका मतलब ये भी कितने मार्क्स का होगा, 2 मार्क्स का। एक तो आपका हो जाएगा सूत्र और मात्रक, यानी कि उसका फॉर्मूला और यूनिट जो होगी, और दूसरा हो जाएगा ये न्यूमेरिकल का आंसर। ठीक है, तो क्वेश्चन को स्टेप में करते हैं। पहला है आपका लेंस की क्षमता का सूत्र व मात्रक लिखिए, यानी कि आपको आपका क्या है ना, इसमें हमारे पास क्या होता है, अगर मैं रिलेशन देखूँ या आपका पावर ऑफ लेंस देखूँ, तो पावर ऑफ लेंस जो होती है, द रेसिप्रोकल ऑफ अ फोकल लेंथ इज कॉल्ड पावर ऑफ लेंस। यानी कि फोकल लेंथ के रेसिप्रोकल को ही, यानी कि फोकस दूरी की व्युत्क्रम को ही हम क्या कहते हैं, किसी लेंस की क्षमता कहते हैं। और लेकिन यहाँ पर आप एक चीज़ याद रखिएगा, जो फोकल लेंथ होती है उसको हमें किस में मेज़र करना होता है, मीटर में। तो आपको हमेशा एग्जाम में ये जो यूनिट दी रहेगी, ये दी रहेगी सेंटीमीटर में। आपको उसको पहले किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मीटर में कन्वर्ट करोगे। मीटर में कन्वर्ट करने के बाद आप आंसर निकालोगे। हमेशा आपको एग्जाम में सेंटीमीटर में ही देगा। जिसे बच्चे क्या करते हैं ना, सेंटीमीटर में ही वैल्यू रख के आते हैं और सोचते हैं बहुत ईजी है और आराम से इस क्वेश्चन को कर देते हैं। लेकिन क्या होगा यहाँ पर, फॉर्मूला अगर हम कंप्लीट देखें तो जो पावर होती है लेंस की, वो रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ तो होती है, बट याद रखिएगा फोकल लेंथ को हम किस में मेज़र करेंगे, मीटर में। क्लियर हो गया। तो ये हमारे पास क्या हो गया, हमें सिर्फ क्या पूछा हुआ था, ये हो गया फॉर्मूला। फॉर्मूले के बाद इसकी यूनिट पूछी है, तो यूनिट मैंने बताई थी, इसकी यूनिट क्या होती है, डायोप्टर। क्लियर। अब आगे क्वेश्चन पढ़ें अगर हम, तो आगे क्वेश्चन में बोला गया है, व्हाट विल बी द पावर ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस विथ अ फोकल लेंथ ऑफ 50 सेंटीमीटर। देखो क्वेश्चन में क्या दे रखा है, फोकल लेंथ की वैल्यू कितनी दी है आपको, 50 सेंटीमीटर दी है। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या होगा, देखो हमें एफ की वैल्यू जो दी है वो दी है 50 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले आप इसको देखो, अगर हम फॉर्मूला देखें तो किस में है, ये मीटर में है। तो आप सेंटीमीटर को पहले किस में कन्वर्ट करेंगे, मीटर में। तो आपको पता है कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू होते हैं आपके पास 1/100 मीटर। यही तो होते हैं, ये तो आपने पढ़ रखा है पहले से। तो आपने किसको कन्वर्ट करना है, 50 सेंटीमीटर को अगर आपने कन्वर्ट करना है, तो 50 सेंटीमीटर को अगर हम कन्वर्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 50/100। कितना आएगा, 1/2, और 1/2 का मतलब क्या है, 0.5। क्लियर है। तो ये किस में आ गई, अब आपकी फोकल लेंथ जो आ गई, ये आ गई आपके पास मीटर में। तो अब इसको जब आप सॉल्व करोगे फोकल लेंथ को, तो P बराबर हमारे पास क्या होता है फॉर्मूला, 1/f मीटर। तो P इक्वल्स टू हमारे पास क्या हो जाएगा, 1/f मीटर। f मीटर अभी हमने फाइंड किया है, कितना था, 0.5। ठीक है, क्या था, 0.5। तो देखिए अगर इस पॉइंट को हम रिमूव यहाँ से करें तो यहाँ आपका एक जीरो बढ़ जाएगा। ठीक है, तो P इज इक्वल्स टू क्या आएगा आपके पास, 5 2 जा 10, 2। अब देखो ये क्या है आपके पास, 2 आया है। अगर यहाँ तक आप आंसर छोड़ के आते हैं, 1 नंबर का क्वेश्चन था, तो आपको कितना देगा एग्जामिनर, हाफ मार्क्स देगा। क्योंकि कोई भी आप न्यूमेरिकल करके आओ तो उसके पीछे उसकी यूनिट डालना कंपलसरी होता है। तो हमें पता है पावर की यूनिट क्या होती है, डायोप्टर, इसलिए P बराबर हो जाएगा 2 डायोप्टर। क्लियर हो गया। तो आई होप आपको ये तीनों के तीन क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। पहले में हमने लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन करा, दूसरे में क्रिटिकल एंगल क्या होता है ये समझा, और इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स के साथ क्या रिश्ता होता है या रिलेशन होता है। और थर्ड क्वेश्चन में हमने ये देखा कि इसकी फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला था 1/f मीटर और यूनिट थी डायोप्टर। और हमने इस फोकल लेंथ को पहले मीटर में कन्वर्ट किया और मीटर में कन्वर्ट करने के बाद उसका हमने क्या कर दिया था, आंसर निकाल दिया। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम इससे आगे के ईयर क्वेश्चन पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आप इन क्वेश्चन को कंटिन्यूसली करते रहिए और अपनी तैयारी को बहुत अच्छी बनाइए। ठीक है।